है जिस पर मुझे लगता है कि डिटेल डेलिब्रेशन होना चाहिए और अच्छा पॉइंट आपने उठाया। वापस से चलते हम लोग, शिवकांत शर्मा साहब ने जो कहा उसी पे मैं कमेंट लूंगा डॉक्टर धीरज कौल साहब आपसे, कि जिस बात पे सहमति बनने के आसार दिख रहे हैं यूएस ईरान के बीच में कि जो जहाज आएंगे, इनकमिंग होगा तो ईरान के रास्ते से, आउटगोइंग होगा तो ओमान के रास्ते से, ईरान इस पे फी चार्ज करेगा, ओमान हो सकता है फ्री कर दे। तो ये तो बात जैसा कहे इन्होंने कि पहले से मांग कर रहा था, अब पहले मान जाते तो इतनी तबाही मचाने की क्या ज़रूरत थी? क्या अमेरिका को लगता है हमारी अब कोई दाल गली नहीं तो हमें जैसे तैसे करके अब इस वॉर से निकलना है? डॉक्टर कौल। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखिए, अमेरिका को क्या लगता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्या लगता है, ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। अमेरिकन पब्लिक रेटिंग्स अगर अब अभी आप देखें, मई और आपने जून कही। में अभी पीछे रॉयटर्स की भी पोल आया था, उसमें डिसअप्रूवल रेट 30%, अप्रूवल रेट 33% है, डिसअप्रूवल रेट 60 सम परसेंट है। बहुत अमेरिकियों का ये मानना है कि हम इस वॉर में अननेसेसरी इन्वॉल्व हुए हैं, ये इज़राइल की लड़ाई थी और हमारे जो डोमेस्टिक फ्रंट में बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, एआई डिसरप्शन है, इन्फ्लेशन है, और भी बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यू हैं हेल्थ केयर के, तो उस पे काम अभी कम हो रहा है। और जिस वजह से टैरिफ्स लगाए गए थे ताकि यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उस दिशा में बहुत ही कम काम हुआ है। बहुत छोटी जगहों में डाटा सेंटर्स वगैरह के काम है, लेकिन आप जानते हैं, आप तो फाइनेंस चैनल है, डाटा सेंटर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। तो हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमज़ोरी दिख रही है। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स बिलीव कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन जिस बात को लेके अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 नॉन न्यूक्लियर ईरान, नंबर 2 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लेफ्ट टू बी डेल्ट बाय ईरान, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो अमेरिकन पब्लिक का ये क्लियरली मानना है, ये जो चुंगी वसूलने का काम है या ईरान के भरोसे ग्लोबल ट्रेड का इतना बड़ा राउट छोड़ देना, ये पूरी अमेरिकन जनता इसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रही है। नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प डे 1 से इस बात पे बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो यहाँ पे अप्रोच है, जो आपने आई थिंक ब्रीफली आपके पैनलिस्ट और आपने भी मेंशन की, जो हमारा सबसे बड़ा इस टाइम कंसर्न, मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूँ, हम रेड सी को देख रहे हैं और 30-35% टोटल जो क्रूड ऑयल वहाँ से निकल रहा है, अगर आप दोनों को इन्वॉल्व कर दीजिए, तो बहुत ऑफशूट हो जाएगा। और आपके एक पैनलिस्ट ने बात पूछी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्यों आज भी ऑयल कंपनीज वहां से खरीद रही हैं। देखिए, अगर आप कई देशों में जाएंगे, वहां पे आप अगर ऑयल, अगर आप लिथियम फॉर एग्जांपल माइनिंग देखें, अगर आप कोयले की खदानों को देखें, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रेस में आके ऐसी ऐसे काम करती हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और ये बहुत सैड है और ये बात बिल्कुल सही है, इट्स ड्रिवन बाय फाइनेंस। मैं तो हेल्थ केयर, मैं खुद फिजिशियन हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूँ, इन कंपनीज ने मोस्ट लाइकली वेवर्स अभी तक ले लिए होंगे। ये जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं जो शिप्स पे बैठे हैं, और किस किस पॉइंट्स पे वेवर लिए हैं, मुझे लगता है ये ह्यूमन राइट वॉचडॉग को इस पे डेफिनिटली देखना चाहिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी आप खतरे में डाल के जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो हूती ने अब क्लियरली बात करी है कि हम सऊदी टैंकर्स को हिट करेंगे और वो कर भी रहे हैं। वो सऊदी का जो पूरा एफर्ट था ईस्ट वेस्ट, जो उन्होंने अपनी पाइपलाइन के थ्रू अपना क्रूड डाइवर्ट किया था रेड सी के थ्रू, और उनका जो सबसे बड़ा वहां पोर्ट है, अगर उसपे अटैक्स आ गए तो क्रूड बहुत ऑफशूट होगा। और आप जानते हैं, ट्रम्प की आपने स्टेटमेंट मुझे दिखाई सबसे पहले, तो उसके जो 4 बड़े रीज़न हमारी मार्केट्स जो यहाँ पे उछाल हुई हैं, उसमें एक तो था कि ये वॉर का सिजेशन, दूसरा हमारी खुद की कंपनीज़ की बहुत अच्छी अर्निंग्स है एआई की। तो ये मान लेना कि ये सब उसकी एक स्टेटमेंट से ऊपर-नीचे जा रहा है, ये थोड़ा-सा प्रीमेच्योर होगा। ऑयल के प्राइसेज़ ड्रॉप हुए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफिनिटली हमारे ब्रॉडनिंग ऑफ रैली हो रही है। लेकिन ओवरऑल स्पीकिंग, मैं इस न्यूज़ को थोड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। लेकिन हूती का इन्वॉल्वमेंट रेड सी में, आई थिंक दैट्स अ वेरी अलार्मिंग साइन। और आपके जो पैनलिस्ट कह रहे हैं, शायद समय आ गया है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन की कई देश सऊदी की शायद फंडिंग लेंगे या कुछ कोलैटरल फोर्स बना के रेड सी को प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा, वरना ये वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी मार इस पे पड़ेगी। 35% क्रूड आप समझते हैं कहाँ पे प्राइस जाएगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। अनिल त्रिगुणार साहब, दो चीज़ें, पिछले 72 घंटे से जो डेवलपमेंट हुए यूएस ईरान के बीच बातचीत को लेकर के, खासतौर से अगर बहुत स्पेसिफिक कहूँ तो ईरान और ओमान के बीच बातचीत को लेकर के, और इन सब के बीच में हूती का इसमें आना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? पहला सवाल तो ये कि ये बातचीत अब जो हो रही है वो कितनी सीरियस बातचीत आपको लग रही है, कितनी टिकाऊ होगी और टिकाऊ होने के लिए क्या चाहिए?
देखिए, बातचीत तो हो ही रही है, और ये दो दो ट्रैक चल रहे हैं। एक तो ईरान और ओमान के बीच डायरेक्ट चल रहा है कि किस तरह उसको मैनेज किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जैसे सबने बताया भी कि अभी जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से इनकमिंग और आउटगोइंग में कौन करेगा, कितना फीस लेंगे, ये सब बात तो डिसाइड होगी बाद में। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को ये लग गया है पूरी तरह से कि इस वक्त में उसका पलड़ा भारी है और उसको वो फायदा उठाना चाहता है। देखिए, ये युद्ध जो शुरू हुआ, पहली बात तो गलत ही शुरू हुआ। दूसरा जो शुरू हुआ था उस वक्त ये न्यूक्लियर की सारी बात थी, आज भी वो बार बार न्यूक्लियर बात करते हैं। फरवरी 27 को एक न्यूक्लियर डील हो चुकी थी जिसमें ईरान ने सबसे पहले एग्री किया वो चीजें जो आज तक कभी नहीं की थी, और 28 तारीख को लड़ाई हो जाती है। तो बजाय उसके अब सबसे बड़ा वेपन ईरान के पास में न्यूक्लियर नहीं चाहिए, उनको हॉर्मुज मिल गया। और उसके साथ साथ बाबल मंदब भी है, क्योंकि जो हुतीज हैं वो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। कारण यह है कि जो एमओयू हुआ है उसके अंदर बड़ा क्लियर था कि ईरान 60 दिन तक पूरी तरह से अलाउ करेगा उन शिप्स को जाने, कमर्शियल शिप्स को जाने के लिए बिना कोई पैसा लिए। दैट वाज एन एग्रीमेंट। लेकिन उसके बाद में यूएसए ने साइमल्टेनियसली, उनको लग गया कि ये डील तो पूरी ईरान के फेवर में आ गई, तो डोमेस्टिकली उनको उसका काफी सुनना पड़ा उनको। तो उन्होंने उसके ऊपर वॉकआउट बैक करना शुरू कर दिया। ये कि दूसरा नया ओमान के थ्रू एक नया वो लगा दे, तो ईरान को लग गया कि ये तो जैसे कभी ट्रस्टवर्दी तो है ही नहीं, दोनों के बीच कोई ट्रस्ट तो है नहीं। तो उन्होंने उस वक्त में वो जो कमर्शियल शिप उस रास्ते से जा रहे थे उन पर अटैक किया। उसके बाद अमेरिका ने 13 दिन तक बॉम्बिंग किया, और आज वो ये सिचुएशन आ गई है, ना उनके पास इंटरसेप्टर्स है, ना असला है, ना कुछ है, बातों के अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारे भाई साहब ने बोला, एक शेर सुनाया, मैं कहता हूँ शेर ये होगा आखिरकार कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, यही होगा यहाँ से इवेंचुअली। क्योंकि अमेरिका अमेरिका की जो बेसिकली है, कांट कंट्रोल व्हाट इज ईरानियंस आर डूइंग, तो उनको मालूम है। अच्छा, ओमान और ईरान के बीच में बहुत पुरानी मित्रता है, लेकिन उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। ओमान एक बड़ा इंटरनेशनली प्लेयर है, और किसी भी युद्ध में जो भी लड़ाई की होती है, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर में, वो एक मीडिएटर का काम करता है, वो किसी का साथ नहीं लेते कभी। तो इसलिए उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी है इस बारे में। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, ईरान को नोशनल बेनिफिट तो जरूर हो गया, क्योंकि जो भी डील होगी इसमें ईरान का एक बड़ा फायदा होगा और उनका कंट्रोल माना जाएगा इसके अंदर। अगर ये नहीं होता है तो आईआरजीसी आज की डेट में फिर वॉक बैक कर जाएगी, जैसी खबरें आ रही हैं वहां पर। तो कोशिश यह है, दो तरह के ट्रैक्स हैं वहां। एक तो ये कि किस तरह से हम मिलिट्री फोर्स के थ्रू जाएं, दूसरा यह है कि डिप्लोमेसी के थ्रू जाएं। सुनने में यह आया है कि पेजेश्कियान ने इवन ये कह दिया था कि अगर हम डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं जा रहे तो मैं रिजाइन भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की बातें जब होने की वजह से मैं समझता हूँ कि एक राउंड ये मिला है, होपफुली ये लोग डील करें, डील हो जाए भले ही, लेकिन डील को जो भी पॉइंट्स हैं उसको अडेयर करें कि ना करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं, आज कुछ, कल कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ, तो उससे जो है आपको कुछ कोई कॉन्फिडेंस तो इस बात में लगता नहीं है कि कैसे जाएगा। आप खाली फिंगर्स क्रॉस करके रह सकते हैं कि पूरा वॉर पूरी तरह से ना है। जहां तक बाबल मंदब और हुतीज की बात है, तो जब ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे कि हुतीज जो है वो भी ऑटोमेटिकली प्ले आउट। उन्होंने भी सीधा बोला था, जैसे ही ये एक तरह से रोका गया सीज फायर टाइप की, सेकंड थर्ड टाइम जो हुई है, तो तुरंत हुतीज ने भी कहा था सऊदीज को, अब हम अटैक नहीं करेंगे इस बीच में। लेकिन फिर वो चलता रहा। सऊदीज ने 14 कंट्रीज की एक फोर्स बनाई है, नेवी की फोर्स, और उनका प्लान था कि हम मतलब इंटरनली लैंड रूट के रास्ते से भी जाएं और उनको उस तरह से भी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सिचुएशन ज्यादा एक्सेसरबेट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा किसी के लिए भी करना। तो इसलिए ईरान अगर एक बार एग्री कर जाता है तो हुथी का जो खतरा है वो काफी कम हो जाएगा। हुती का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन ईरान को एग्री करना है कि एग्री यूएस को करना है? के सिन्हा साहब, ईरान, देखिए, बात यह है कि ईरान को एक एक स्ट्रैटेजिक वो सोचता है कि उसको लीवरेज मिला है स्टेट ऑफ हार्मोज। इसके पहले वो बहुत बार इसको कंट्रोल करने की चेष्टा किया है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान
वहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं, ओमान का भी 12 नॉटिकल माइल और उधर से 12 नॉटिकल माइल। टोटल यदि आप देखिएगा ये 33 नॉटिकल माइल का ही है, तो ओवरलैप भी करता है उनका कहीं ना कहीं नॉर्थ पैच पे। तो आज जो ईरान ने कहीं ना कहीं ओमान को पहले भी बैट दिया था कि चलिए हम लोग लगाते हैं मिल करके, अब उसको सर्विस चार्ज हम टोल नहीं करके सर्विस चार्ज कर देंगे, गाइडेंस चार्ज कर देंगे कि इनबाउंड हम गाइड करते हैं, आउटबाउंड आप गाइड कीजिए और हम कुछ उसमें चार्ज लगाएंगे। प्रॉब्लम ये है लक्ष्मण साहब, देखिए कि यदि ईरान ने इसको, अभी तो 2 महीने की बात कर रहा है ना, 60 डेज का, यदि इसको बना लिया इसको, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसके ऊपर में इन चीज़ों का रिपीटेशन होगा। इसके लिए वहाँ भी बैठा है ताइवान स्ट्रेट में, इसके पहले तो चाइना बोलता ही था कि ये जो सी है इज द चाइनीज सी, येलो सी से वो कहता था कि हम वहाँ पर चार्ज करेंगे, यही तो बात था वहाँ। ये बात यहाँ होती है, केवल एक देश है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की है, 1936 में टर्की चार्ज करता है, जब वहाँ से निकलती है ब्लैक सी से लेके मेडिटेरियन में आती है, तो अभी वो चार्ज करता है। वो उस समय की ट्रीटी हुई थी, उसके मेरे ख्याल से $4 या $5 पर बैरल वो चार्ज करता है। बात ये है कि ये बन जाता है तो ये ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये आप मान लीजिए कि यदि आप $4 ये करें, $4 ओमान करें, $8 ऐसे बढ़ गया, या $5 कर लीजिए, कभी आप इसको बंद कर दिए, तो इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आज के दिन में ईरान उसको एक लग गई है, और ये कहना कि हमने चाइना को छोड़ देंगे, हम रशिया को छोड़, मैं इस चीज़ को नहीं मानता ईरान के। इसके पहले मैं ईरान को माना कि उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने एक चीज़ दिखाया कि कैसे जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर में पूरे के पूरे उन्होंने धाराशाही कर दिया। एक एक कंट्री जो सुपर पावर है उसको डिक्लाइन पावर की तरह इसको दिखाया है कि वो कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं आप। और पूरी की पूरी एसिमेट्रिक वॉरफेयर आज के दिन में जो आप देखते हैं ना, मिसाइल एंड ड्रोन, और ये कोई नहीं कि ईरान ने इसको इस लड़ाई के दौरान सोचा, आज से 40 साल पहले उसने इस चीज को सोचा, जब दुनिया सोचती भी नहीं थी। हम लोग तो मिलिट्री में थे उस समय, ड्रोन वॉरफेयर की बातें हम लोग करते थे, तो उसमें करने की मिसाइल के ऊपर में भारत ने बहुत अच्छा काम किया, ईरान ने बहुत अच्छा काम किया, और उसका देन हमारे प्रेसिडेंट साहब को जाता है। और उन्होंने उस समय सोचा था कि मिसाइल इज एंड इंडिया इज इन वन वे मिसाइल पावर में है। ईरान ने बना हुआ 4 दशक से इसके ऊपर काम कर रहा है, और हार्मोज में कोई कहे कि नहीं, उसको पहली बार उसको खून लगा है, उसके ऊपर में उसने काम किया है कि इस तरह से चीजें होंगी। और उसकी कार्ड भी जो पर्शियन गल्फ के स्टेट निकाल रहे हैं विद इन, अभी एक गोल्डमैन सैक का आया है स्टडी, उसके अंदर में है कि विद इन 4-5-6 ईयर्स टाइम अमाउंट ऑफ जो ले कर रहे हैं लाइंस, उसके अंदर में इसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। मतलब वो बात की बात है। देखिए, यदि आपने इसको एग्री कर लिए तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। इस पेंडोरा बॉक्स में एनीवन कैन डू एनीथिंग। ईरान हैज टू अंडरस्टैंड दिस इन द, और सभी को, हमें आज अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा नहीं कि हमें अभी बंद कर दिए। अमेरिका, अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते थे कि ये ट्रंप स्ट्रेट के नाम हम डाल देंगे, हम चार्ज करेंगे। आप कौन है सब चार्ज करने वाले? आप यहां आकर के, क्योंकि उनको लग गया कि वेनेजुएला में किया है। देखिए, ये गेम जो है ना लक्ष्मण साहब, ये गेम है एनर्जी डिनायल का गेम है अभी जो चल रहा है। चाहे वो यूक्रेन में आपने देखा ना, रशिया को जब उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम हिट किया था, जर्मनी में जाता था, तो वही गेम का एक्सटेंशन आप देख रहे हैं यहां पर। आपको एनर्जी को डिनाई करना है सर्टेन कंट्रीज में, जिसमें चाइना है। रशिया में यदि है तो उसके ऊपर में आप लगाइए, सैंक्शन डालिए, उसके ऊपर में आप टैरिफ लगाइए, ये करिए, उसको करना चाहते हैं। अमेरिका को खून लग गया कि उसने वेनेजुएला में कर दिया, क्योंकि उन्होंने एनर्जी डिनाई किया चाइना का। उन्होंने कहा हम ईरान में भी कर देंगे, वेनेजुएला में, तो हम ईरान में भी कर लेंगे। और ईरान में करने के लिए अभी ये उल्टे पड़ गए उनके ऊपर। ये तो उनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन आपने एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी, जब कहा था कि नहीं ईरान नहीं वसूलेगा, जो हम वसूलेंगे, हमारा स्टेट यहाँ पर होगा। तो जब
अमेरिका वसूलने का अधिकार दिखा सकता तो ईरान कहेगा हमको क्यों नहीं अधिकार है, हमें क्यों रोकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है जो आपने कहा बखूबी कि अगर यहाँ पे एक बार टोल या फी जो भी कह लें, सर्विस फी कह लें, सिक्योरिटी फी कह लें, वसूलने की इजाज़त दे दी गई तो सिर्फ ये मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक नहीं रुकेगा। रविंद्र सचदेव साहब, पर सर्विस फी लगेगी उसका मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं बहुत गलत हो जाऊंगा शायद आज से साल 10 साल आगे, बट आई कैन बेट यहाँ पे सर्विस फी लगेगी। वन, और क्यों लगेगी? ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है इस वॉर में, जिसको मैं कहता हूं हॉर्मुजी पंजा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने हमारे पैनल में इस समय जिस भी देश के नागरिक हैं, अगर आपके पास ये एक हॉर्मुजी पंजा हो, आप इसको कभी छोड़ दोगे? मेरे ख्याल से जनरल सिन्हा स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, एम्बेसडर Trigunai, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कॉल साहब एंड आवर कोलीग फ्रॉम, नहीं छोड़ेंगे अपने को। हमें ईरान के जूते, आई मीन एम्पैथी होती है ना इन देयर शूज। तो अगर ईरान की प्रेजेंट लीडरशिप सरवाइव कर गई तो ये इसको कभी नहीं छोड़ेगी। दसियों वर्षों सेंचुरीज के लिए इसको अपना बना लेंगे। वन, सेकेंड, इस पर अपनी डोमिनेंस। सेकेंड, यस, सर्विस चार्ज वगैरह का भी कुछ होगा। अब एज जनरल सिन्हा सेज इट विल ओपन अ पैंडोरास बॉक्स। ठीक है, ओपन करने दो। दैट विल डिपेंड अपॉन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मलक्का स्ट्रेट्स में क्या होता है, कहां क्या होता है, दैट विल बी लेटर। एग्रीड जनरल सिन्हा। But to my understanding, if I were an Iranian advisor, let's say, strategic advisor, और इस समय IRGC यही कर रही है, उन्होंने डिटरमिन कर लिया है, उन्होंने डिटरमिन कर लिया जो दिखता है ईरान में कि वो इस हॉर्मुज के ग्रिप को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये हो जाएगा, ओपन हो गया, आवाजाही हो गई। और बाय द वे अभी तो अगले 60 दिन की ओमान के साथ बात चल रही है ना इस एग्रीमेंट में, तो नेक्स्ट 60 डेज कोई रूट बन जाएगा आने जाने का, उसमें थोड़ी सी सर्विस फी होगी। अभी जो चल रही थी, इन्होंने जो चार्ज किया था $1 पर बैरल, तो 2 मिलियन टन का 2 मिलियन बैरल्स का जो सुपर टैंकर जाता था, कुछ ने $2 मिलियन भी दिए है। उतना नहीं होगा, कम होगा, रीजनेबल होगा, बट कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि मैं अगेन देख रहा हूं, अगर मैं एडवाइजर हूं, अगर मैं एग्जीक्यूटिव हूं, अगर जनरल सिन्हा वहां के जनरल है, हाउ वुड यू लुक एट इट? That's how I would look at it. I will never give up Hormuz जब तक मेरी जान है। या तो अमेरिका इसको ढा देगा तब, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे कोई ना कोई एक सर्विस चार्ज लगेगा। जब भी ये जंग कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है रविंद्र साहब बहुत सही बात बता रहे हैं। मेरा भी ऐसा गट फीलिंग है कि शायद ये इसको पुश करें। बट देखिए, एक चीज़ मैं आपको इसका कॉलरी देता हूँ। यदि आप अंडमान निकोबार में जो सी रूट ऑफ कम्युनिकेशंस देखते हैं तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार से गुजरता है। इधर अंडमान है, निकोबार, उसके बीच से हम उसको एब्सोल्युटली वन कंट्री कंट्रोल्स। लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल, तो हम उसको रोक दें, पूरी वर्ल्ड की शिपिंग खत्म हो जाएगी साहब। यदि हमारे, ऐसा नहीं कि वो वहां बैठा हुआ, कि उसके पास तो 12 नॉटिकल माइल ही है ना, और एक ही है जो इनबाउंड ये है, ओमान के पास में है। तो देखिए, यदि मैं इसलिए बोलता हूं पेंडोरा बॉक्स, 8-9 डिग्री चैनल को यदि हमने रोक दिया, 9 और 10 डिग्री चैनल को, वर्ल्ड घुटने में आ जाएगा। हमारे पास है ये चीजें। मगर बात यह है कि जब आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनाया है, उसको हम कहते हैं मैरिटाइम के ऊपर में, हाई सीज के ऊपर में जो लॉ ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको यदि आपने छेड़ा तो चाइना आपको उधर नहीं जाने देगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर खुलने वाला है भैया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नहीं, जो नदर्न कॉरिडोर आर्टिक से जाएगा, तो वो आपको ताइवान से गुजरने नहीं देगा। तो ये बचकानी बातें हो जाएंगी। ईरान को ये समझना है। देखिए, इसकी बहुत लेयर्स हैं, इसको बड़े लेवल पे हमें देखना पड़ेगा। ये इन्होंने स्वेज कनाल में किया था आज, और उसके बाद वो कह रहे हैं पनामा कनाल में, वो अमेरिका कहता है। तो इस हरे लोग बैठ जाएंगे तो क्यों अफ्रीका क्यों आने देगा? उधर से जो अफ्रीकन हॉर्न है वहां से उसकी भी कम्युनिकेशन है ना, वो करना शुरू कर देगा। ईरान हैज टू अंडरस्टैंड, और करेक्टली उसने 60 डेज के लिए किया है। देखिए, जो 28 फरवरी के पहले ईरान ने कभी स्टेट ऑफ हार्मोस की बात नहीं की।
जब उसके सारे लीडरों को मार दिया तो ही इज लिवरेजिंग इट द स्टेट ऑफ हार्मोस एंड डिप्लोमेटिकली हमारे साथ एम्बेसडर साहब हैं, आई थिंक दे मस्ट बी टेलिंग देम कोई, क्योंकि ये चीजें सबको है, मिलिट्री डोमेन में है, स्ट्रेटेजिक डोमेन में है कि भाई सबके पास ये लिवरेजिंग है। तो ईरान ये कर ले और दादा ऑल ऑफ अ सडन दादा तो नहीं बन जाएगा ना वो। ठीक है, टुडे आई एम विथ ईरान, आई एम विद IRGC कि IRGC कर रहा है अपने देश को बचाने के लिए, सबको करना चाहिए। भारत को भी मौका मिले तो भारत को भी करना चाहिए, यदि देश को बचाने की आ जाएगी तो हम छोड़ेंगे थोड़ी, हमारे पास भी ये लिवरेजिंग है। मगर ईरान मोटे तौर पर पेंडोरा बॉक्स मत खोलिए, नहीं तो सब बैठ जाएंगे, आपको चोक करके बैठ जाएगा टर्की, एक चीज नहीं निकलेगा वहां से। रशिया आदि कर दे, ऊपर में जो नर्दर्न ये खुल रहा आर्टिक रूट, वो तो उसके पूरे के पूरे उसके पास, उसको 30 साल का बढ़त है वहां पर, और वो शॉर्टेस्ट रूट खुलने वाला है बिटवीन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मेजर जनरल सिन्हा साहब, ऐसा करते हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपने छेड़ा, इंटरेस्टिंग कहें पे बहुत ही गंभीर है ये, इस पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं तो बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं।